जैसे कि राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का बुक्स का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम अध्याय है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। देखो, 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन आदि। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ समी, केर या पिल्लू आदि होते हो। बीकानेर और नागौर और आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिनका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग शूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ये भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग काटल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांटे भर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। राजस्थान के प्राचीन नाम निम्न हैं: मांड, जांगल प्रदेश, ढूंढाड़, हाड़ौती, कहलाता था। बेसरौरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र भांगड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? शेखावाटी के नाम से। इतिहास का काल विभाजन देखो, मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में? 3 कालों में। प्राग युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव न हुआ हो। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं: प्राग युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी तक रहा है। ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। आगे देखो, प्रागैतिहासिक राजस्थान। प्राग युग में राजस्थान मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल, फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थल भूमि में समुद्र विद्यमान था।
और सरस्वती तथा दशरथी नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वदा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता की जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। आगे देखो 3 भागों में पहला है पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, लेकिन ये विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विभिन्न रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सेठनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर से इस युग के उपकरण की खोज का श्रेय बी आलचिन को है। जालौर से स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। पहला कौन सा है? पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। देखो मध्य पाषाण काल मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेडस नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्निलियन, क्वार्ट्जाइट, कैल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। 3rd नंबर देखो उत्तर नवपाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। आगे देखो राजस्थान में धातु काल। ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण और ताम्र काल के अवशेष मिले, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गोणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गीलून, राजसमंद, आहड़ और झाड़ोल, उदयपुर, पिन, पांडलिया, चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, साबनिया और पुंगल कहाँ? बीकानेर में। नंदलालपुरा, किराड़ौत, चितवाड़ी कहाँ पे है? जयपुर में। एलाना, जालौर में। बूढ़ा पुष्कर, अजमेर में। कोल माहौली, सवाई माधोपुर में। महला, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लोह काल। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले। नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के
आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई। किसको? रेड को। लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मर्तभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नौ आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। अब पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताएं। देखो राजस्थान की सभ्यता कौन सी। पहले है कालीबंगा। प्राचीन देशजती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कहाँ पे है? कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। कितने वर्ष पुरानी? 6000 वर्ष। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज और तत्पश्चात 1961-62 में बी बिलार और बी के थापड़ ने यहाँ उत्खनन कार्य किया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर बताए गए हैं। कितने? 5 स्तर। प्रथम दो स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन हुए। तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। प्राग हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन या उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिस पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी की इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। अगली देखो कालीबंगा पढ़ ली। इसके बाद में पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। आहड़ कहाँ है? देखो उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी? 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, जिसे धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है आहड़ को? धूलकोट के नाम से। कहाँ पे है? उदयपुर में। किस नदी के किनारे? आहड़ या आयड़ नदी के किनारे। देखो इसकी खोज। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास ने उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल या HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। कब? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद में RC अग्रवाल मतलब रतनचंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी है। किस नाम से जाना जाता है आहड़ को? ताम्रवती नगरी, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय से उन्नत होने का अनुमान भी लगाया गया है।
आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। एक बार देखो, किस नदी के आहड़ या आइड नदी के किनारे कितने वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में हुई। इसे ताम्रवती नगरी भी कहा गया है। अगली सभ्यता है, देखो अगली सभ्यता है गिलुंड। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। गिलुंड में बीबी लाल के निर्देशन में। तत्पश्चात 1998 से 2003 के ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर BS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। गिलुंड से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले: सादे, काले, पालिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्तबान। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ों के अवशेष मिले। आग में पकी हुई ईंटें का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता है। अब अगली सभ्यता है बागोर सभ्यता। देखो बागोर सभ्यता कहाँ है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर डॉक्टर BN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जो इस सभ्यता के निवासों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। गणेशौर सभ्यता। गणेशौर नीम का थाना सीकर कातली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेशौर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इस ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कृपस्वर्णीम पात्र कहते हैं। ये बर्तन काले और नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेशौर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता देखो भीनमाल कहाँ है? जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन किसने? RC अग्रवाल ने करवाया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा, सूरा पात्र और एक यूनानी सुराही मिले, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। आगे देखो, इस प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक-ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट, जयपुर की भीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाभ्रअभिलेख प्राप्त हुआ, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। आगे देखो, बालातल कहाँ है? उदयपुर में। प्रोफेसर BN मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यता के अतिरिक्त हमें रंगमल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। बरौर कहाँ पर है? गंगानगर में है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में।
जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में। सोनारी कहाँ है? झुंझुनू में। नौहो कहाँ है? भरतपुर में। नगर कहाँ है? टोंक में। आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। आगे देखो, राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा और चक 64 से मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित हैं, तो यहाँ प्रमाणित हो। राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युग में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने का पर्याप्त पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम जनपद का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु